पहले ज़माने में बहुत सारे काम हम करते थे, आजकल हम लेजी होते हैं, ज़्यादा हम बैठे एक ही जगह बैठ जाते हैं। तो अगर एक जगह अगर कोई कंटिन्यूसली 7-8 घंटे बैठेगा दिन में 3-4 महीने में, उसको बहुत चांसेस है कैंसर, हार्ट डिजीज़ होने का। दोस्तों, ज़िले बड़गाम में किसी काबिलियत की कमी नहीं। हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जो कि ज़िले बड़गाम के बदरन से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वो शख्सियत है जो कि तारुफ के मोहताज नहीं। इनका नाम डॉक्टर गौहर शफी साहब है, जो कि कुछ दहाइयों से अमेरिका में काम कर रहे हैं। ये अमेरिका में 2 कंपनीज के साथ काम कर रहा है। एक कंपनी में चीफ मेडिकल साइंटिस्ट के नाते काम कर रहे हैं और दूसरी जो कंपनी है एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ट्रांसलेशन रिसर्च एंड कंप्यूटेशनल मेडिसिन के तौर पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर शफी साहब मौजूद है, गौहर शफी साहब, जिनका बराह रास्त ताल्लुक ज़िले बड़गाम के बदरन गांव से है। आज हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि वतु इज़्ज़ु मन तशा वतु ज़िल्लु मन तशा। अगर जो भी कोई चीज़ इंसान को मिलती है वो अल्लाह की तरफ से मिलता है। अगर कोई बीमारी भी हो तो वो भी अल्लाह की तरफ से मिलती है। लेकिन बहुत सारी बीमारियां हैं ज़िंदगी में। एक मशहूर डिजीज़ जो है जिसे हम कैंसर के नाम से जाने जाते हैं। कैंसर एक ख़तरनाक और मोहलिक बीमारी है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो कि अमेरिका में इस वक्त कैंसर रिसर्चर है। कैंसर के बारे में हम इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। असल में ये बीमारी है क्या, हमें किस तरह की एहतियात करनी चाहिए और इसके जो सिम्टम्स हैं क्या है और हमें क्या क्या करना चाहिए। हम इस वक्त डॉक्टर गौहर शफी के दौलत खाने से ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। आज के मेहमान हमारे डॉक्टर गौहर साहब हैं, मौजूद हैं। क्या इनकी कुछ राय है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, कशिफ दास्तान न्यूज़ नेटवर्क में पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल अक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर साहब, हमने एक अच्छा खासा मजमून आज चुना है, वो है कि जो कैंसर है, कैंसर असल में ये जो बीमारी है, मोहलिक बीमारी है, असल में ये है क्या, हमारे नाज़रीन तक शेयर कीजिए। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक बीमारी नहीं है, एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या है, जेनेटिक्स जो हमारे डीएनए जो कि हमारे अंदर है, इससे स्टार्ट हो रही है। लेकिन ये सिर्फ इससे नहीं, इससे इसका इंट्रैक्शन विद एनवायरनमेंट, जो हम खाते हैं, चाहे हम खाना खाते हैं, चाहे हम कुछ दवाएं लेते हैं, या हमारी जिस माहौल में रहते हैं, पोल्यूशन कितना है, ये सब मिलके कैंसर की वजह से जो हमारी बॉडी के सेल्स वो फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं करते हैं और वो उनको सिर्फ इतना ही आता है कि ग्रोथ होता है, मल्टीपल होता है, तो इससे हमारी बॉडी में कैंसर होता है। एक तरफ से अगर देखा जाए, कहते हैं कि जो कैंसर है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक दूसरे से मतलब ये नहीं लग सकती है। लेकिन क्या कुछ वजूहात हैं अगर देखा जाए आजकल के दौर में, तो इस कैंसर की जो रेट है इंक्रीज़ होते हैं दिन ब दिन पेशेंट्स, तो असल रीज़न क्या है? इसके 2 रीज़न मेरे हिसाब से हैं, जो मेरी रिसर्च, मेरी जो भी हमें फाइंडिंग है, 2 रीज़न्स है। एक है कि हमारा जो लाइफस्टाइल वो कम्प्लीटली चेंज हुआ है। पहले ज़माने में क्या हम करते थे, हमारे खाना बहुत अच्छे होते हैं, उनमें कंटामिनेशन या जो अडल्ट्रेशन कम होती या नहीं होती थी, घर में ही ज़्यादा खाना खाते थे और अपने हिसाब से खाना खाते थे। और आजकल में क्या है, हम बाहर ज़्यादा खाते हैं और जो बाहर में जो अब ये हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी केमिकल्स है, उसकी वजह से होती हैं। तो ये जो ओवरऑल लाइफस्टाइल उसको हम बोलते हैं, ये कम्प्लीटली चेंज हुआ है। ऐसे खाने जो हमने पहले खाए भी नहीं थे, आजकल हम वही खाते हैं। तो ये एक रीज़न है, लाइफस्टाइल चेंज हुआ। दूसरी रीज़न है कि पहले ज़माने में भी होता था कैंसर, तो हमारी जो स्क्रीनिंग डायग्नोसिस कम होती थी, बहुत सारे पेशेंट्स मरते थे, हमें मालूम नहीं होता था वो किस बीमारी से मरते थे। आजकल हमारी डायग्नोसिस होती है, हमें पता चलता कि इसका कैंसर हुआ तो इसकी वजह से मर गया। ये 2 रीज़न है, इसकी वजह से हमें देखते हैं कि आजकल कैंसर ज़्यादा दिख रहा है। डॉक्टर साहब, आप बताएं, अगर कोई कैंसर पेशेंट हमारी सोसाइटी में होता है, उसको किस तरह मतलब कि सिम्टम्स हो सकते हैं, उसको खुद पता चले कि मेरे अंदर ऐसी बीमारी है? जी, अक्सर क्या होता है, उसको अगर बॉडी में कहीं पे पेन नज़र आया, पेन हो रहा है, तो उस पेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये एक बेसिक सिम्टम है। सेकंड, बॉडी वेट लॉस होता है,
ये इम्पॉर्टेंट। फीवर जैसे फील हो रहा है कंटिन्यूसली, कंट्रोल नहीं हो रहा है कंटिन्यूसली, ये चीज़ें हैं। एबनॉर्मल वीकनेस महसूस हो रही है और भूख कम होती है, ये बेसिक चीज़ें हर एक इंसान को पता चलेगा। इसको एक इंसान को डॉक्टर के हॉस्पिटल के पास जाने की ज़रूरत नहीं, खुद पता चलेगा। और उसके अलावा हम अपनी बॉडी जो है ना, इसको एक इंसान खुद सबसे ज़्यादा जानता है कंपेयर टू डॉक्टर। डॉक्टर क्या करेगा, टेस्ट करवाएगा, तब उसको पता चलेगा। लेकिन अब मुझे पता है कि मेरी बॉडी कैसी बिहेव कर रही है, तो अगर मुझे उसमें कुछ भी डिविएशन, फ़र्क नज़र आई, तो मुझे लग रहा है कि मुझे नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए और फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ टेस्ट करवाना चाहिए, तो उससे पता चलेगा क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि जो कैंसर की ऐसी मोहलिक बीमारी है, क्या इंसान को ये मतलब कहाँ कहाँ से लग सकती है, इसकी जो सोर्स है, मतलब कहाँ कहाँ से इस तरह की बीमारी इंसान के अंदर पैदा हो सकती है? क्या फैमिली का कोई मसला होता है, जैसे कि हम फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी के मतलब ग्रैंडफादर को मतलब ऐसी बीमारी लगी हो और उसके बाप को, क्या ये फैमिली ट्रांसफ़र होती है इस तरह की बीमारी? हमारे नाजरीन आपके इंतज़ार में है कि हमें इन चीज़ों से आगाह फरमाएं। जी, बराबर आपने कहा है कि कुछ कैंसर्स जो है वो फैमिली से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र होती है। ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, कोलन कैंसर है, ये जो है, एंड बाकी कैंसर्स भी अभी जो रिसर्च में आता है कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन होती है। उसकी मतलब है कि ये उनके डीएनए, उनके जेनेटिक्स में है, तो ये वहाँ पे। दूसरा है कि हम आजकल क्या है कि जो एक्सपोज होते रहे केमिकल्स, रेडिएशंस है, पोल्यूशन है, वो भी ट्रिगर करता है। तो ये बोथ है, जेनेटिक्स भी है और एनवायरनमेंट भी ट्रिगर करता है। मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि एक्चुअली जेनेटिक्स जो है, दिस इज़ अ फुल्ली लोडेड गन, एनवायरनमेंट पुल्स द ट्रिगर। उसका मतलब क्या है कि अगर हमारी कुछ भी छोटा मोटा डिफेक्ट हमारी जेनेटिक्स में, जीन्स में है, और फिर हमारे एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन है, खाने पीने में कुछ गड़बड़ हुई, तो उसको ट्रिगर करता है, तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो इसलिए हर एक इंसान को, अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री है, तो उनको स्क्रीनिंग करवाना चाहिए, जेनेटिक स्क्रीनिंग भी करवाना चाहिए और अदर बायोकेमिकल स्क्रीनिंग भी करवानी चाहिए रेगुलरली, ताकि अगर कुछ हुआ तो वो उसको पहले कैप्चर हो जाता, तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। और अगर जिनको नहीं भी है, वो भी ये स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। दूसरी, फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल, खाने पीने में और एक्सरसाइज में। पहले ज़माने में बहुत सारे काम हम करते थे, आजकल हम लेजी होते हैं, ज़्यादा हम बैठे एक ही जगह बैठ जाते हैं। तो अगर एक जगह अगर कोई कंटिन्यूसली 7-8 घंटे बैठेगा दिन में 3-4 महीने में, उसको बहुत चांसेस है कैंसर, हार्ट डिजीज़ होने का। इसलिए थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहो। अगर इस तरह की बीमारी होगी, किसी भी मतलब जेनेटिक्स, अगर किसी भी इंसान को ऐसी बीमारी लगे और उनकी ये फैमिली हिस्ट्री हो सकती भी है, लेकिन अगर उनके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, वो चाहेंगे हम इस तरह की मतलब इस तरह की बीमारी जो है हम प्रिवेंट करना चाहते इस तरह की बीमारी को, तो क्या लाहे अमल है? 2 चीज़ें हैं। एक तो हम ये जेनेटिक टेस्ट करवा सकते हैं, उससे पता चलता है। अगर हम अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका में उसको बोलते हैं प्रोफिलैटिक ट्रीटमेंट। सपोज़ किसी का चांसेस है ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, उसको सर्जिकली रिमूव करते हैं कैंसर होने से पहले ही, तो उससे प्रिवेंट होता है। लेकिन इंडिया में अभी बहुत उतनी लेवल पे नहीं आया, कश्मीर में था ही नहीं, तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन अगर पता चला, लाइफस्टाइल चेंज हम कर सकते हैं, खाने पीने में चेंज कर सकते हैं, एक्सरसाइज में, और स्क्रीनिंग टेस्ट, सिंपल ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जो ब्लड प्रोफाइलिंग करवाते हैं, 2-3 हज़ार में होता है। साल में 1-2 बार करवाया तो उससे भी पता चल जाए कुछ गड़बड़ अगर हुआ, तो उसका पहले ही ट्रीटमेंट स्क्रीनिंग हो सकता है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कश्मीर की और अमेरिका की, अमेरिका में आप जानते ही है दैट इज़ डेवलप्ड कंट्री, यहाँ पे उस तरह की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ और हाई टेक्नोलॉजीज़ मौजूद नहीं है। यहाँ के पेशेंट्स के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा, किस तरह के टेस्ट्स वो करेंगे? यहाँ तो कोई बड़ी टेक्नोलॉजी है नहीं। हाँ, वो सच है, यहाँ पे तो टेक्नोलॉजी बड़ी नहीं है। अभी बहुत सारे टेस्ट जो अमेरिका में होते हैं या बाकी इंडिया के स्टेट्स में होते हैं, वो अवेलेबल कश्मीरियों को भी हो सकता है। लेकिन एक क्या चीज़ है, थोड़ा कॉस्टली होता है, आप पे कर सकते हैं, लेकिन एक ज़िंदगी के कंपेयर कॉस्ट ऑफ टेस्ट कुछ भी नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी मुझे अभी जो हो रही है, चाहे अमेरिका में, अमेरिकन टेस्ट अभी अवेलेबल इन कश्मीर में भी हो सकते हैं, अगर एक इंसान उसको पे कर सकता है, कॉस्ट प्रोवाइड कर सकता है। रही बात है कि कश्मीर में ये टेक्नोलॉजी कब आ जाएगी, आई थिंक कश्मीरियों को जागना चाहिए और ये जो न्यू आइडियाज़ को एक्यूमुलेट करना चाहिए, उन लोगों के से बात करनी चाहिए, वो जो इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, ताकि पार्टनरशिप में वो टेक्नोलॉजी इसको ला सकते हैं, यहाँ पे नई आइडियाज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, तो कश्मीर में भी आ सकता है न्यू टेक्नोलॉजी।
डॉक्टर साहब कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह के हैं जो कैंसर में मुब्तला है। आप बताएं कि उनके लिए क्या प्रिकॉशंस है, व्हाट प्रिकॉशंस विच दे फॉलो इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिजीज। जिनको ऑलरेडी कैंसर हो चुका है उनको प्रिकॉशंस हम कुछ नहीं करें, उनको तो कैंसर हो चुका है, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो है। उनका डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट है, अगर वो उस ट्रीटमेंट का काम नहीं कर रहा है तो सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, मतलब बाहर से। घर कश्मीर में बैठे बैठे भी आजकल मतलब टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, बाहर के डॉक्टर के साथ सेकंड ओपिनियन बोलते हैं उसको। ऑनलाइन फ़ीस पे किया, सेकंड ओपिनियन लिया, तो अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करवाया, तो अच्छा ट्रीटमेंट भी मिल सकता है उनके लिए। डॉक्टर साहब आपने पहले ही बताया कि मैं उधर कंपनीज़ में काम करता हूं। अगर हम ज़िले बड़गाम की बात करें या पूरी वादी कश्मीर की बात करें, यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही है। क्या आपने आज तक किसी अनएम्प्लॉयमेंट को वहाँ से जॉब प्रोवाइड किया है आप अपनी कंपनी में? हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी है जो अनएम्प्लॉयमेंट की इस मतलब जद में है अभी, तो उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है। आप बताइए कि आज तक मतलब हाउ मच जॉब्स यू हैव प्रोवाइडेड सो फार फॉर दोज पीपल हु आर सो फार मतलब अनएम्प्लॉयमेंट सो फार। हमने इंडिया ऑपरेशन भी स्टार्ट किया है 2-3 साल पहले। हमारी अभी जो लेबॉरेटरी है, इंडियन ऑफिस जो है मुंबई में है, पुणे में है। तो इस इंडियन ऑपरेशन में मैंने अभी तक 7 कश्मीरियों को अपॉर्चुनिटी दी। उनका देखा थोड़ा सा टैलेंट है, एबिलिटी है, एटीट्यूड गुड है, अच्छा है, तो उनको मैंने लिया डिफरेंट एंगल्स में इस कंपनी में। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर मुझे कहीं पे भी अपनी कंपनी में या दूसरी कंपनी में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है और कोई कश्मीरी नज़र आया मुझे, उसकी एबिलिटीज़ है, मैं कोशिश करता हूँ उनको लेने के लिए वहाँ। डॉक्टर साहब आप बताइए कि आपने मतलब बहुत सारा बहुत उर्सा आपने गुजारा है अमेरिका में। वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ में बहुत डिफरेंस है। कोई पर्सनल आप हमारे साथ कोई हैबिट शेयर कीजिए जो आपको वहाँ पे अच्छा लगा, और वहाँ का माहौल और यहाँ का मिलाकर हमें 1 मिनट में बताए। हमारे व्यूवर्स इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई हमारे कश्मीर का, खासकर बड़गाम का कोई यहाँ से वहाँ जाए, वहाँ किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म का इन्वायरमेंट है, हमारे नाज़रीन तक शेयर कीजिए। आपने बताया अमेरिका और कश्मीर में इसमें बहुत फ़र्क है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट और अच्छी जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी वहाँ पे, जो वहाँ के जो लोग हैं वो हेल्थ कॉन्शियस है। खाने पीने में हेल्दी प्रेफर करेंगे, जो अनहेल्दी उसको अवॉइड करेंगे। फिज़िकली एक्टिव रहते हैं, चाहे वो ऑफिस में काम करते हैं, चाहे वो घर में रहते हैं। मॉर्निंग में रनिंग, हर एक अमेरिकन मॉर्निंग या इवनिंग में हर दिन वो वॉकिंग रनिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो फिज़िकली फिट रहते हैं, मेंटली फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो वो एक चीज़ जो कश्मीर में है ही नहीं। कश्मीरियों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि 2 प्रॉब्लम्स में मुझे लग रही है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, दूसरे की हेल्थ प्रॉब्लम है। हर एक घर में ऑलमोस्ट हर एक बीमार है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कुछ को नीज़ प्रॉब्लम है, हर दोनों पैरों में दर्द होती है, किसी को स्टमक प्रॉब्लम है, किसी को चेस्ट प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर लेवल है। ये वजह इसका है, एक तो हमारी जो खाना पीना है कम्प्लीटली अनहेल्दी है, उसको हमें हेल्दी बनाना चाहिए। दूसरा, जो हम फिज़िकली इनएक्टिव रहते हैं उसको एक्टिवनेस हमें लानी है। अगर हमें कुछ काम नहीं है तो कम से कम वॉकिंग करो। मॉर्निंग में दिन में एक बार 20 मिनट 25 मिनट आप वॉकिंग रखो। मॉर्निंग में नहीं होता इवनिंग में वॉकिंग करो। ये चीज़ जो मैं अमेरिका में देखी बहुत एक्टिव है, और मैं चाहता हूँ हर एक कश्मीरी को इसको अडॉप्ट करे। लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो इस तरह है कि अगले ज़माने की अगर हम बात करें, उस दिन कह रहे थे कि जो लेबर इकनॉमी है, जिसके पास लेबर इकनॉमी होगी तो वो बहुत स्ट्रांग माना जाता है। और ज़माना आगे आगे चलता गया तो फिर लोगों ने कहा जिसके अंदर मतलब जिसके पास मनी इकनॉमी हो वो आगे चले। लेकिन कहने में और सुनने में ये भी आया है कि जितना ज़माना आगे आगे चलता जाएगा उस तरह की तब्दीलियाँ भी मतलब हमें देखने को मिलेंगे। और कहते हैं कि जो अगला ज़माना आएगा और लेबर इकनॉमी और मनी इकनॉमी को अब तब्दील किया जाएगा। अब जिसके पास वो नॉलेज इकनॉमी होगी वो सबसे बड़ा शाहकार माना जाता है। तो आप इस नज़रिया को किस चीज़ से देखते हैं? मैंने आज से करीबन 15 साल एक आर्टिकल लिखा है हमारे न्यूज़पेपर ग्रेटर कश्मीर में। उसका टाइटल ही था नॉलेज इकोनॉमी। आपने राइटली बताया कि पहले ज़माने में 50 साल 70 साल पहले जिसके पास ज़्यादा लोग थे तो वो ज़्यादा अमीर होता था, क्योंकि काम करवाता था, उसके लिए होता था, तो उसको लेबर इकोनॉमी बोलते थे। फिर आया ये जो मनी और कैश इकोनॉमी, जिसके पास ज़्यादा कैश है तो वही ज़्यादा काम करवा सकता था।
कुछ भी काम करना उसके पैसे है वो करवा सकता था। और लास्ट 20-25 साल से क्या चल रहा है कि नॉलेज इकोनॉमी, जिसके पास नॉलेज है उसके पास ज़्यादा दौलत है। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है, उसको नॉलेज को यूटिलाइज करना अप्रोप्रिएटली। बाहर मैंने ये देखा है, अमेरिका में मैंने देखा है, अभी इंडियन बाकी स्टेट्स में भी मैंने देखा है, जिसके पास नॉलेज है तो वो दूसरे के पास जाता है, जिसके पास पैसा है, दोनों मिल के काम करते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि कश्मीर में नॉलेज की कमी नहीं है। कश्मीरी बहुत ब्राइट है, इंटेलिजेंट है, तो उनको क्या करना, उनके पास नॉलेज है, कुछ आइडिया है, तो फिर देख लो अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, अगर नहीं दोस्तों में, देखो किसके पास पैसे हैं, जाओ अपना आइडिया बनाओ। ये मेरा प्रपोजल है, मेरे पास ये आइडिया है, ये नॉलेज है, तो अगर आपके पास पैसे हैं आप इसको मिल के शेयरिंग वर्कआउट करो कि मैं आपको इतना शेयर दे दूँ, आपके पैसे हैं, मेरी नॉलेज है, दोनों मिल के काम कर सकते हैं, तो आपको भी पैसा फ़ायदा होगा, जिसने पैसे दिए उसको भी फ़ायदा और लोगों को भी फ़ायदा। ये नॉलेज इकोनॉमिक एरा है, ज़माना है अभी, इट्स नॉट फ्यूचर, इट्स प्रेजेंट। हर एक कश्मीरी को मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास कुछ छोटी सी नॉलेज, छोटा सा आइडिया है, ढूंढो जिसके पास पैसे है, उसके साथ शेयर करो, बोलो कि एक साथ काम करेंगे, शेयर उस बिज़नेस में शेयरिंग करो, तो आपको दोनों को फ़ायदा और लोगों को भी फ़ायदा। डॉक्टर साहब, एट द एंड आप कोई अपनी प्रीशियस सजेशन दे जो पूरे कश्मीर के लिए, पूरी वैली के लिए एक अच्छी जनरल, मतलब एक अच्छा जनरल प्रोग्राम, जनरल पैगाम होगा। क्या आखिर पर आप पूरे कश्मीर को एक जनरल पैगाम देना चाहते हैं? अब मैं जानता हूँ कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो फ्यूचर है, हर एक कौम के लिए यंग जनरेशन फ्यूचर है। यंग जनरेशन के लिए दो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। एक, बी हेल्दी रहो, बी हेल्थ कॉन्शियस, मतलब अच्छा हेल्दी खाना खाओ, एक्टिव रहो, फिजिकली एक्टिव रहो। दूसरी, जो आपके इनोवेटिव आइडियाज़, जो भी आपके एम्बिशंस है, उसके पीछे रहो, उसको छोड़ो मत। ये मत देखो कि एक बंदा सक्सेसफुल रहा तो उसी की तरफ सब जाते हैं। अपने आइडियाज़ को कोशिश करो कि उसको मुझे सक्सेसफुल करना है। रीच आउट पीपल, वेदर आपका रिस्पांस मिले या नहीं, आपको लगे कि इससे मुझे फ़ायदा हुआ, उसको ईमेल करो, उसको उसके सोशल मीडिया में मैसेज करो, फ़ोन नंबर मिलेगा तो कॉल करो, पॉसिबल है फिजिकली मिलना है तो उसको मिलो, अपना आइडियाज़ डिस्कस करो। सी हाउ यू हैव टू एक्सप्लोर, यंग जनरेशन हैव टू एक्सप्लोर, सो दैट योर आइडियाज़, योर नॉलेज कैन बी यूटिलाइज, तो उसको ट्रांसलेट किया जाएगा और आपको भी जिसका हेल्प ले लोगे उसको भी, और कश्मीर को भी फ़ायदा हो सकता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर गौहर शफी साहब, जो कि ज़िले बड़गाम के बदरन गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। ये पूरी वादी के साथ साथ ज़िले बड़गाम के लिए एक काबिल मुबारकबाद है, काबिल तासीन है कि हमारे बड़गाम का कोई आदमी अमेरिका में काम कर रहे हैं और एज ए साइंटिस्ट वहाँ पे काम कर रहे हैं।